इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये मशहद शहर है और इस शहर में इमाम रज़ा के अलावा और भी बहुत सारे तारीखी शख्सियात हैं, जैसे कि ईरानी सिपह सालार नादिर शाह अफशार, ईरानी अदब का बाबाए आदम फिरदौसी और मेरा फेवरेट इमाम गजाली। इन सब के मकबरे और कहानी में आपको सुनाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन आप वीडियो एंड तक देखिए। मेरा वादा है कि आपको मजा आने वाला है। शेर दिल के साथ आप रेस नहीं लगा सकते, ना करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम यहिया खान है। वरा गर्दों की दुनिया में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईरान के दूसरे बड़े शहर मशहद में। मशहद का असल नाम और पुराना नाम है सनाबाद। बाद में जब इस शहर में इमाम रज़ा को शहीद किया गया तो उसके बाद इस जगह का नाम पड़ गया मशहद। मशहद का मतलब है शहीदों की जगह, और इस शहर में जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया उसके बाद इस जगह का नाम पड़ गया मशहद। तो जनाबी वाला, मशहद में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है। अभी भी आप देख सकते हैं, एक कोने पर आया हूँ, एक किनारे पर आया हूँ और यहाँ पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आप मेरा यकीन कीजिए, ये वीडियो मैं ऐसे बना रहा हूँ ना जैसे कि मैं कोई चोरी कर रहा हूँ। बहरहाल शहर का जो रिव्यू है वो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के एंड में आपको दूंगा। बाकी मेरा जहन मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं इतना कंफ्यूज हूँ। उसकी वजह यह है ना कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पकड़ा जा चुका है। एक ऑस्ट्रेलियाई जोड़े को पकड़ा गया, उसको 3-4 साल कैद हुआ था वीडियो बनाने पर, और भी बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मुझे भी ये लोग जेल में डाल दे। बहरहाल इस शहर के बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन मशहद में देखने के लिए ये बहुत कुछ है। बहुत कुछ से मेरा तारीख है। यहाँ पर 3-4 मशहूर शख्सियात है, वहाँ पर मुझे जाना है। सबसे पहले मुझे जाना है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर, और वहाँ पर मैं कल गया था। मैंने मोबाइल से थोड़ा बहुत जितना मैं बना सकता था वो मैंने बनाया है। तो सबसे पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा, और उसके बाद इंशाल्लाह आज मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं इंट्रो कैसे शूट करूं। लोग इधर उधर से देख रहे हैं मुझे। अभी सुबह के तकरीबन क्या टाइम हो रहा है, 8-9 बजने वाले हैं। तो अभी ऐसा करता हूं मैं कि और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बाद यहाँ पर मशहद में 3-4 मशहूर शख्सियात हैं, जैसे कि आपने हारून रशीद का नाम सुना होगा, आपने नादिर शाह का नाम सुना होगा जो ईरान का पुराना बादशाह था, और अल्लाह आपका भला करे इमाम गजाली का नाम आपने सुना होगा। तो मैं आज इन सब की कब्रों पर जाने वाला हूँ। इन सब की कहानियाँ मैं आपको सुनाने वाला हूँ, और आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि ईरानी पुलिस मुझे पकड़ ना ले। अगरचे मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मुझे डर बहुत लगता है। तो चलिए मेरे साथ। शाम होने वाली है और मैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक पर पहुंच गया हूँ। इमाम रज़ा की कहानी हारून रशीद के दौर से शुरू हुई। हारून रशीद की 2 बीवियाँ थी, एक ईरानी और दूसरी अरब। ईरानी बीवी से एक बेटा था मामून रशीद, और अरब बीवी जुबैदा से भी एक बेटा था अमीन रशीद। और इसी दौरान हारून रशीद 24 मार्च 809 को फौत हुआ। बाप के फौत होने के बाद इख्तिदार के लिए दोनों भाई आपस में लड़ पड़े, और इस लड़ाई में मामून जीत गया और बाप के तख्त पर बैठ गया। इस दौरान इमाम रज़ा मदीना मुनव्वरा में रिहाइश पजीर थे और पूरे आलम इस्लाम में काफी मकबूल थे। इस दौरान मामून को यह डर लगा कि कहीं मेरा भाई अमीन रशीद इमाम रज़ा के साथ मिलकर बगावत ना करे, इसलिए इमाम रज़ा को मामून ने जबरदस्ती मदीना से मशहद बुलाया। इमाम रज़ा मशहद पहुंचने के बाद मुसलसल मामून की नजर में रहे। मामून इमाम रज़ा की बहुत इज्जत करता था, हत्ता कि मामून ने इमाम रज़ा के नाम से सिक्का भी जारी किया। उस जमाने के लोग सफर पर जाती हुई सिक्का बाजू पर बांधते थे, और सफर खत्म होने के बाद वो सिक्का खैरात करते थे। वो रस्म आज भी जारी है। इस रिवाज को आजकल लोग इमाम जामिन के नाम से याद करते हैं, लेकिन ये सब कुछ एक दिखावा था। मामून अंदर से एक मुनाफिक इंसान था। वो इमाम रज़ा की मकबूलियत से डरता था, और इसी वजह से उसने चुपके से अंगूर के रस में जहर मिलाकर इमाम रज़ा को 2 किस्से पिलाया, और इमाम रज़ा 6 जून 818 को इस फानी दुनिया से रुखसत हुए। मामून और रशीद ने इमाम रज़ा को अपने वालिद हारून रशीद के कब्र के साथ दफन कर दिया, इस नियत के साथ कि लोग आएंगे, इमाम रज़ा को दुआएं देंगे और साथ साथ मेरे वालिद को भी दुआ में याद करेंगे। लेकिन वक़्त के साथ साथ ये सब कुछ उलट हुआ। लोग आते थे
इमाम रजा को दुआ देते थे और हारून रशीद की कब्र को लात मारते थे। वक्त के साथ साथ हारून रशीद की कब्र का नाम निशान खत्म हुआ, लेकिन इमाम रजा का मकबरा आज पूरी आन और शान के साथ कायम है। इस शहर का नाम पहले सनाबाद था। यहाँ पर इमाम के शहीद होने की वजह से इस मुकाम का नाम मशहद पड़ गया और आज ये ईरान का दूसरा बड़ा शहर है। यहाँ पर इमाम रजा के नाम से दुनिया का सबसे बड़ा फाउंडेशन कायम किया गया है। इस फाउंडेशन की मिल्कियत में हजारों होटल, कंस्ट्रक्शन कंपनियां, सुपर स्टोर का चेन, फूड कंपनियां और भी बहुत कुछ है। ये इस्लामी दुनिया का तीसरा बड़ा अंपायर है और ये फाउंडेशन इतनी अमीर है कि ईरानी गवर्नमेंट इनसे कर्जा लेती है। इस मजार को पूरी दुनिया से हजारों लोग विजिट करते हैं और इस मजार को विजिट करना हजारों लोगों की ख्वाहिश है। इस शहर में इमाम रजा के अलावा और भी बहुत सारे तारीखी शख्सियात हैं, तो आइए उसी तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेरदल साहब, यहाँ पर आपको रश के अंदर खड़ा होने की जरूरत नहीं है। साइड पे बाइक के लिए अलग से रास्ता बना हुआ है भाई साहब। निकलो 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 निकलो। अब ये गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी और हम आगे निकल जाएंगे। ओए होए, अब यहाँ पर मुझे पार्किंग ढूंढना पड़ेगा कि मैं पार्किंग कहाँ पे करूँ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, गाड़ी चेक कीजिए यार, क्या क्लासिक गाड़ी है। और यहाँ पर रश भी काफ़ी ज़्यादा है। अभी पार्किंग कहाँ पर ढूंढे यहाँ पर। लड़कियाँ बहुत सारी आई हैं, शायद आज कोई ख़ास दिन है। मेरे ख्याल से ये स्टूडेंट हैं, लेकिन पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही यार। भाई साहब ने तो यहाँ पे खड़ा किया है। भाई साहब की गाड़ी लग गई। चलो जी, मैं जानता हूँ अभी आप कहेंगे कि लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। यहाँ पर लोग लड़ते नहीं हैं। ये देखो जा रहा है आगे। अच्छा जी, कॉफ़ी शॉप भी सामने है। ओए होए, इस तरह की ये जो कॉफ़ी शॉप होते हैं ना, जहाँ पर लोग बाहर खड़े होते हैं और कॉफ़ी पीते हैं, ये मुझे पसंद नहीं है। मुझे कॉफ़ी शॉप के अंदर जाना पसंद है और वहाँ पर कॉफ़ी पीना पसंद है, क्योंकि कॉफ़ी शॉप के अंदर जो खुशबू होती है ना भाई साहब, वह लाजवाब होती है। यहाँ पर तो सारे के सारे अंगूठी बेचने वाले हैं। मैं पता नहीं कहाँ आ गया हूँ यार। तेरे रहमान बाबा यहाँ पे क्या कर रहा है? सलाम अलैकुम भाई साहब, ये तो हमारे पेशावर का रहमान बाबा है यार। बहुत सारे अंगूठे हैं इसके पास। नीचे से M&M लग रहा है, ऊपर से रहमान बाबा लग रहा है। ओके जी। ओके, आई लव यू यार। ब्रदर सलाम। मन 20 दकीका दाखिल पास। ओके, तशक्कुर, मामनून से पास। हाँ,
भाई साहब को मैंने कहा कि 15 मिनट के लिए आपने मेरे बाइक का मतलब शेर दिल साहब का ख्याल रखना है और फिर मैं वापस आता हूँ। ईरान की एक अजीम सिपह सालार नादर शाह अफशार के मकबरे में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नादर शाह अफशार 1688 को ईरान के शहर दसगर्द में एक गरीब तुर्कमन घराने में पैदा हुआ। नादर उनका अपना नाम था और अफशार उसका कबीला था। नादर दरअसल एक गडरिया था। ईरान की एक साबिक बादशाह शाह हुसैन की फौज में शामिल हुआ और तरक्की करता हुआ खुद आर्मी चीफ बना और पूरी ईरान पर काबिज हो गया। नादर शाह ने ईरान में अफशार के नाम से एक सुल्तनत की बुनियाद रखी जिसमें आज का ईरान, इराक और आधा अफगानिस्तान शामिल था। इसकी फौज की तादाद 4 लाख से ज्यादा थी। इसने 1739 में हिंदुस्तान पर हमला किया। करनाल के मुकाम पर शदीद जंग हुई और उस वक़्त के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को शिकस्त दी और बादशाह से तख्त ताऊस और कोहिनूर का हीरा छीन लिया और इसके सिपाहियों ने हिंदुस्तान में कत्लेआम और जी भर की लूट मार की। जंग इसके सर पर हमेशा सवार होती थी, हत्ता कि रात को सोते हुए भी जर्रा पहनता था और इसका घोड़ा हमेशा इसके साथ होता था। और फिर 20 जून 1747 को अपने खेमे में सोते हुए इसको अपने गार्ड्स ने कत्ल कर दिया। आज यहाँ पर इसका मुजस्सिमा नस्ब है जिसमें ये घोड़े पर बैठा है और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर हवा में लहरा रहा है। और इस वक्त मैं उसी नादर शाह के कब्र के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, बल्कि आप मेरे पीछे उसका कब्र देख सकते हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, किसी से इजाज़त नहीं लेते और डायरेक्ट पहुँच जाते हैं। उसके कब्र के साथ वीडियोस बनाते हैं, तस्वीरें लेते हैं, बल्कि उसकी कब्र के ऊपर चढ़ जाते हैं। एक ऐसा बादशाह जो तकरीबन आधे एशिया का मालिक था, 4-5 लाख उसका फौज था और मतलब उसके हुक्म पर मतलब लाखों लोग कत्ल हो जाते थे। आज उसकी ये हैसियत है कि कोई भी आता है उसके कब्र के ऊपर चढ़ जाता है, यहाँ पर तस्वीरें लेके चला भी जाता है। यही है, यही इंसान की कहानी है। हमारे साथ भी यही कुछ होने वाला है। वैसे ही इंसान फिरौन बन जाता है। आजकल पाकिस्तान में भी कुछ लोग कहते हैं कि मैं मतलब फिरौन बने होते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसे लोगों को क्यों भूल जाते हैं, तारीख़ को हम क्यों भूल जाते हैं। मैं भी यहाँ से निकलता हूँ इमाम गज़ाली की तरफ। हो सकता है रास्ते में हारून रशीद का घर भी आए, तो इंशाल्लाह वो भी हम देखने वाले हैं। निकलता हूँ, मैं लेट होने वाला हूँ। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, अभी मैं मशहद से निकल गया हूँ, बल्कि निकलने वाला हूँ। और इमाम गज़ाली और हारून रशीद का जो घर है वो यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर ये जो मशहद शहर है, मतलब यहाँ पर ईरानियों की जो एस्थेटिक सेंस है ना, वो यहाँ पर ज़ीरो क्यों हो गया। मतलब ईरानी जो है ना, बहुत एस्थेटिक्स के बहुत ख्याल रखते हैं, मतलब खूबसूरती की बहुत ख्याल रखते हैं और इनका हर शहर खूबसूरत है। जहाँ पर भी आप जाएंगे ना, बहुत खूबसूरत होते हैं। कमाल तरीके से इन्होंने बनाया होता है, सब कुछ तरतीब से होता है। लेकिन जब से मैं इस शहर में आया हूँ ना, मशहद में, पता नहीं यहाँ पर क्या हो गया है। मतलब वो खूबसूरती नहीं है जो ईरान के बाकी शहरों में है, वो सफाई नहीं है जो ईरान के बाकी शहरों में है। और ये जो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ ना, तो ये मैं ईरान के बाकी शहरों के साथ कर रहा हूँ। भाई साहब क्या कर रहा है तू? आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स की मतलब कोई परवाह नहीं करता। वो देख सकते हैं रेड लाइट पर लोग जा रहे हैं। यहाँ पर ड्राइव करना बहुत मुश्किल है यार, कोई भी गाड़ी किसी भी तरफ से आ सकती है। और ईरान के बाकी शहरों की बनिस्बत यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है। निकलो जी, निकलो निकलो। ये आप देख सकते हैं हुकूमत साहब भी खड़ा है, आईपैड भी उसके हाथ में है। और तेरी खैर, आईपैड वाला ट्रैफिक वार्डन पहली बार देख रहा हूँ। ये देखो, अंडर टाइगर भी आ गया। सलाम। ओए खुद पाकिस्तान भले। ओहो तेरे खैर अजाना दुसेलैंड तशक्कुर। अरे भाई साहब,
शेरदिल के साथ आप रेस नहीं लगा सकते, ना करें। ऐसा नहीं है कि शेरदिल उसके साथ रेस नहीं लगा सकता, बल्कि हमने कहा यार पराया मुल्क है, किसी के साथ टकरा ना जाओ। ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं गुल नरगिस। अभी ये जो आप सब देख रहे हैं सब तो मसनूई है, लेकिन मुझे गुल नरगिस बहुत पसंद है। पता नहीं लोगों में गुलाब क्यों मशहूर है, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे गुलाब से ये फूल ज़्यादा पसंद है। और जनाब वाला अभी हम एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आप एक्सप्रेस वे देख सकते हैं और इसकी लाइन ज़रा चेक कीजिए, 1 2 3 4 लाइन है और 4 लाइन उस साइड पे हैं, टोटल 8 लाइन हो गए। और इसके दोनों साइड पर आप देख सकते हैं कि 2 लाइन सर्विस रोड पर भी है। तो ये तकरीबन 10 लाइनों की एक्सप्रेस वे है, मतलब 10 गाड़ियाँ बैक वक़्त यहाँ पे सफ़र कर सकती हैं। यहाँ पर रोड के किनारे बड़े अच्छे फ्रूट मिल जाते हैं, जैसे कि सलाम। अच्छा जी, जैसे कि अभी आप स्ट्रॉबेरी देख सकते हैं। मुझे पता नहीं है कि पाकिस्तान में अभी स्ट्रॉबेरी निकल आई है कि नहीं, लेकिन अभी मार्च का एंड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर स्ट्रॉबेरी मौजूद है। किलो चंद दुरुस्त ना तशक्कुर भाई साहब। वो जो है तकरीबन $3 का मिलता है। मान रजीम। अच्छा जी, वो जो है $3 की मिलती है फ़ी किलो और ये तकरीबन $2 की है। इन पाकिस्तान ना, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान चंद किलो। अच्छा जी, ये पंजाब का है और अभी यहाँ पर पहुँच गया है। माशाल्लाह। किलो चंद 22 तो पंजाब। ये भी तकरीबन $2.5 का यहाँ पर मिलता है। पाकिस्तान में तो बहुत सस्ते हैं खैर, लेकिन यहाँ पर $2.5 का मिलता है। हाँ इंस्टा। यहया खान इंजा कहवा खूब मौजूद, कहवा खूब दुरुस्त एकदम। भाई साहब कह रहे हैं कि अपना इंस्टाग्राम दे दो मुझे। स्टोरी भाई साहब कह रहे हैं मुझे स्टोरी पे डाल दो। ओके, यहया खान दुरुस्त। यहाँ पर एक कॉफ़ी पीते हैं यार, इसके बाद निकलता हूँ मैं। भाई साहब मुझे लगता है भाई साहब टिकटॉक में लगा हुआ है, टिकटॉक का बेड़ा गर्क को। इसको पता नहीं है कि स्टोर के अंदर कोई आया है। बिरादर कहवा ज़बरदस्त, जहर बना दो, जहर बिल्कुल कड़वा। एस्प्रेसो मुतवजी शुदी कवी। خارجی کنم برادر هی بگردم نگاه دنبال کردم الان. अच्छा जी, यहाँ पर बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि आप चॉकलेट देख सकते हैं। तो ईरान की जो सुपर स्टोर होती है ना, वो काफ़ी रंगीन होती है। बिरादर कॉफ़ी तैयार। मैं आप हाँ यहाँ की कॉफ़ी को मैंने बहुत इंजॉय किया। भाई साहब ने बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाई थी और मज़े तो दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन भाई साहब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो मज़ा है ना, जब मैं अपने बाइक को इस हैंडल से पकड़ता हूँ, फिर मैं अपने पाँव ऊपर करके यहाँ पे बैठता हूँ, भाई साहब ये जो मज़ा है ना, ये मतलब मैं क्या बताऊँ आपको यार। मेरे फीलिंग्स को कोई बाइकर ही समझ सकता है। अगर आपने बाइक नहीं चलाई है और आप बाइकर नहीं हैं, बाइक राइडर नहीं हैं, तो फिर आप इस फीलिंग को नहीं समझ सकते। एक्सप्रेस वे को हमने छोड़ दिया है और अभी हम इस तरफ जा रहे हैं। चलो जी।
और जनाबे वाला तोस में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और अभी हम मशहद से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर एक चौक बना हुआ है और पता नहीं चौक के ऊपर क्या बना हुआ है और ये किसका मुजस्समा है। बहरहाल अभी हम आगे जाते हैं। और भाई साहब आप देख सकते हैं जो गाड़ी में ईरान के लोग भी बाहर हैं, गाड़ी के अंदर पौधा लेके जा रहे हैं और गाड़ी भी काफ़ी महंगी गाड़ी है भाई साहब, टूट जाएगा इसका शीशा। सलाम। आरामगाह फिरदौसी मुस्तकिम चंद किलोमीटर खाने हारून रशीद हम उनजा मौजूद व कब्र इमाम गजाली قبل از فریضه هارونی اون سمت معلومه. درست تشکر. अच्छा जी, लगता है हम पहुंच गए हैं। बिल्कुल हम पहुंच गए हैं, लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर पार्किंग कहाँ पे है यार, कि मैं अपनी बाइक को पार्क कर सकूं। सलाम वालेकुम। पार्किंग ओके, तशक्कुर। आजान از کجا آمدی؟ पाकिस्तान از پاکستان. पाकिस्तान پاکستانیه؟ पाकिस्तानी। پاکستان. با پاکستان از میدی وا؟ آها. خیلی کار کردی خدا. जिंदा بارک الله بارک الله. سپاس سپاس فارسی خوب بلدی؟ کم کم فارسی کم کم فارسی. این مقبره فردوسی مقبره فردوسی با. هارونیه هارونی انا. اون طرف. خب و هم کاخ هارون فردوسی چی؟ کاخ هارونه. هارون و رشید. او دارن بازسازی میکنن نمیذارن. نمیزنه. نه غزالی هم میخوای بری؟ हाँ हाँ हाँ। غزالی هم بالا برو بیا حاجی بهت میگم. तो जनाबे वाला अभी जो आप मेरे पीछे एक बहुत बड़ा पार्क देख रहे हैं, ये फिरदौसी का मकबरा है और काफ़ी बड़ा पार्क है। उसके दरमियान में उसका एक छोटा सा कब्र है और मैं बजाते खुद किस्मत पर बहुत कम यकीन रखता हूँ। और अगर आप भी मेरी तरह किस्मत पर बहुत कम यकीन रखते हैं तो अभी मैं आपको इसकी कहानी सुनाने वाला हूँ। अभी मुझे भी किस्मत पर यकीन आ गया है और शायद आपको भी आ जाए। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि फिरदौसी कौन था और इसकी पूरी कहानी क्या है। यह है ईरान के एक बदनसीब शायर हकीम अबुल कासिम फिरदौसी का मकबरा। फिरदौसी 940 ईस्वी को पैदा हुआ था और 1020 में फौत हुआ। 80 साल जिंदगी में इसने ईरानी अदब की सबसे बड़ी किताब शाहनामा लिखा है और ये किताब 23 साल में मुकम्मल हुई। शाहनामा किताब नहीं बल्कि ईरानी कौम की रूह है और ईरानी इस किताब को मुकद्दस समझते हैं। इस किताब में हैरी पॉटर जैसी नावल है, साबिका बादशाहों की तारीख है और 60,000 से जायद इसमें अशार है। ये किताब 7 जिल्दों पर मुश्तमिल है। आसान अल्फाज में कहूँ तो फिरदौसी फारसी जुबान का बाबा आदम है। कहा जाता है कि एक दिन फिरदौसी की शोहरत महमूद गजनवी तक पहुँच गई। महमूद गजनवी ने फिरदौसी को अपने दरबार बुलाया और इसके काम से काफी मुतासिर हुआ और इसके साथ वादा किया कि जिस दिन तुम शाहनामा मुकम्मल करोगे उस दिन तुम अपनी किताब के साथ मेरे दरबार में हाजिर हो जाओ। मैं हर सफ़े के बदले आपको सोने का एक सिक्का दूंगा। कई साल बाद शाहनामा मुकम्मल होने के बाद फिरदौसी अपनी किताब के साथ महमूद गजनवी के दरबार में हाजिर हुआ। उस दिन बादशाह का मूड खराब था और फिरदौसी को चंद सिक्के देकर उसे फारिग कर दिया। फिरदौसी अपने शहर तौस काफी मायूस और गुस्से के साथ लौट आया। कई साल बाद किसी ने महमूद गजनवी को एक शेर सुनाया। वो शेर गजनवी को पसंद आया। बादशाह ने पूछा यह शेर किसका है? जवाब मिला कि ये तो फिरदौसी का शेर है। बादशाह को अपना वादा याद आया और इसने फौरन हुक्म जारी किया कि 1 लाख सोने के सिक्के घोड़े पर डालकर फिरदौसी के घर भिजवाए जाए। कासिद ने हुक्म की तामील की और सिक्कों के साथ फिरदौसी के शहर की तरफ रवाना हुआ। एक दिन बाद जब कासिद फिरदौसी के शहर के अंदर दाखिल हो रहा था तो उसने देखा कि लोग फिरदौसी का जनाजा लेकर कब्रिस्तान की तरफ रवा दवा है।
رستگاری همان است و بس اگر مرگ و داد است بیداد چیز از این داد همه بانگ فریاد چیز. और आप मेरा यकीन कीजिए अभी मुझे फिरदौसी पर तरस आ रहा है कि अभी लोग उसके नाम से भी कमा रहे हैं, उसकी कब्र से भी कमा रहे हैं, उसका जो किताब है उससे भी कमा रहे हैं। लेकिन बेचारे ने 30 साल मेहनत किया था, 30 साल, उसको कुछ नहीं मिला। बस क्या करें, इसी को शायद नसीब का खेल कहते हैं। और अभी मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मैंने फिरदौसी की कुछ अशार पढ़ने की कोशिश की। उसने जो किरदार बनाए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उसको मैंने देखने की कोशिश की तो मैं बिल्कुल शौक हो गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हैरी पॉटर जो अंग्रेज़ ने बनाया है और उससे अंग्रेज़ ने अरबों डॉलर कमाए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हैरी पॉटर को सबसे पहले इस बंदे ने लिखा था। अगर आप थोड़ा सा स्टडी करें ना फिरदौसी को तो आपको ऐसा लगेगा। अभी मुझे डबल अफसोस हो रहा है फिरदौसी पर कि उसके नाम से, उसके कब्र से, उसकी किताबों से, उसने जो किरदार तख्लीक किए हैं उससे लोगों ने अरबों डॉलर कमाए, लेकिन ख़ुद उसको कुछ भी नहीं मिला। ओके जी, तो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा दूर हारून रशीद का घर है और मुझे अभी अभी पता चला है कि मैं हारून रशीद के घर नहीं जा सकता। पता नहीं, शायद वहाँ पर कोई काम हो रहा है, आई डोंट नो। बहरहाल यहाँ पर एक मदरसा है जो हारून रशीद ने बनाया था और जहाँ पर इमाम गज़ाली का मदरसा था और इमाम गज़ाली उस मदरसे में पढ़ाता था, उस्ताद था। तो अभी मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं यहाँ पर इमाम गज़ाली का जो कब्र है वहाँ पर भी मैं जाऊँगा। तो ये मदरसा है जनाब। और अभी यहाँ पर एंट्रेंस कहाँ पे है, मेरे ख्याल से ये बैक साइड है, उस तरफ है। ओके जी, सलाम खुश बिलित मदरसा موتور اینجا ایستاد بیرون جای کی پارکینگ نه خو اینجا ایستاد من داخل بلیتی 150 یا خود درست است بس اینجا موتور हाँ हाँ। अच्छा जी, अभी यहाँ पर भी टिकट देना पड़ेगा। वहाँ पर 200 तुमन था, अभी यहाँ पर 150 तुमन देना पड़ेगा। بس کجا آمدی पाकिस्तान। तो जनाबी वाला अभी मैं उस मकाम पर पहुंच गया हूं जहां पर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लोगों को पढ़ाता था, उसका मदरसा था। और अभी मैं उसी मकाम पे खड़ा हूं जहां पर कभी इमाम गज़ाली हुआ करता था। इमाम गज़ाली के बारे में मुझे सब कुछ पता है कि उसके नज़रियात क्या थे, वो लोगों को क्या पढ़ाता था और फिर हम लोगों ने, मुसलमानों ने उसका क्या हशर किया, उसकी ज़िंदगी कैसी थी, वो सब कुछ मुझे पता है। लेकिन मसला ये है कि हम लोगों को सच हज़म नहीं होता और अभी मैं थोड़ा सा परहेज़ करता हूँ। ये जो मजहबी बहस है ना, इससे मैं थोड़ा सा भी अपने आप को थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे आसान काम है किसी के ऊपर फतवा लगाना। तो बहरहाल मैं उस डिटेल में नहीं जाने वाला, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये पार्क दिखाने वाला हूँ और ये मदरसा थोड़ा सा दिखाने वाला हूँ। तो आइए इसको विज़िट करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो जनाबी वाला, आप जैसे ही इस पार्क में दाखिल होते हैं ना, तो यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं एक बहुत बड़ा इमारत है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाने वाला हूँ। मैं इसके अंदर नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर जाना ममनू है, लेकिन आप यहाँ पर बड़े बड़े पिलर देख सकते हैं और बहुत कुछ देख सकते हैं, कुछ आसार देख सकते हैं कि यहाँ पर पुराने ज़माने में एक बहुत बड़ा शहर आबाद हुआ करता था और ये उस शहर की आसार है। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये सामने, यहाँ पर भी बहुत कुछ था, यहाँ पर भी बहुत कुछ था, लेकिन यहाँ पर मुग़लों ने हमला किया और उन मनहूस लोगों ने इसको सब कुछ ख़त्म कर दिया, इस जगह को मुकम्मल तौर पर जलाया। और वो क्यों जलाया वो भी एक मजहबी बहस है, तो इसलिए मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। अगर आपको शौक़ है तो आप ख़ुद जो है ना सर्च कीजिए, आपको बहुत सारा मवाद इंटरनेट पर मिल जाएगा। ये जो अभी आप देख रहे हैं सामने
कुछ लोग इसको इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का कब्र समझते हैं, लेकिन ये जो है उसकी कब्र का सिंबल है। मतलब ये कब्र नहीं है उसका, एक मतलब अलामती तौर पर एक कब्र बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है बयादी बूत इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह। दरअसल वो यहाँ पर बैठता था और यहाँ पर उसके बहुत सारे शागिर्द हुआ करते थे, तो इसलिए यहाँ पर जो है ना उसका अलामती कब्र बनाया गया है। ये उसका कब्र नहीं है। और अभी हम चलते हैं इसके मदरसे के अंदर और देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। काफ़ी पुराना इमारत है। और अभी जब मैं इस इमारत को देख रहा हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये किस टाइप का मदरसा था, क्योंकि काफ़ी छोटी जगह है और यहाँ पर तो बैठने के लिए भी शायद इतनी जगह नहीं है और 2 मंजिला है, तो समझ नहीं आता। मतलब ऐसा नहीं लगता कि ये कोई मदरसा था। लेकिन जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये इस जगह को मुग़लों ने मुकम्मल तौर पे तबाह किया था। शायद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मदरसा था। ये जो अभी आप पार्क देख रहे हैं ये एक बहुत बड़ा मदरसा था। और ये जो आप मेरे पीछे इमारत देख रहे हैं ये यहाँ पर मीनार था। मुझे लगता है मदरसा वहाँ पर था, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है और ये नक्शा है। कह रहे हैं कि पुराने ज़माने में ये शहर कुछ ऐसा हुआ करता था। उस ज़माने की सिर्फ ये दीवार आप देख सकते हैं, ये दीवार बाकी है, बाकी सब कुछ ख़त्म हो गया है। और अभी मैं यहाँ पर इमाम गज़ाली का कब्र ढूंढ रहा हूँ, लेकिन किससे पूछूँ यार? इस भाई साहब से पूछता हूँ। अभी ये सोच रहा होगा कि मेरा गाहक खाया है। सलाम, कब्र इमाम गज़ाली। कुछ समझ नहीं आया, लेकिन चलो देखते हैं। तशक्कुर तशक्कुर। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर है कब्र इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का। बिल्कुल बिल्कुल। The thumb recognized it as the resting place of इमाम मोहम्मद गज़ाली। ये बात अच्छी है कि यहया खान को इंग्लिश आती है यार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या इमामुल मुस्लिमीन इमाम मोहम्मद गज़ाली। ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मैं इमाम गज़ाली की कब्र पर भी जाऊंगा। तो जनाबी वाला इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के कब्र पर पहुंच गया हूं। और जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मैंने ये सोचा था कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा इमारत होगा और इसके अंदर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का कब्र होगा। लेकिन भाई साहब मुझे बहुत मायूसी हुई कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आप यहाँ पर एक बोर्ड देख सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा बहुत इमाम गज़ाली के बारे में लिखा है। मुझे हैरानी गवर्नमेंट से गिला भी है और गुजारिश भी है कि प्लीज़ यहाँ पर इस जगह को अच्छी तरह बनाएं, एक अच्छा कमरा बनाएं, कुछ ऐसा बनाएं कि मतलब इस बंदे के शायान शान हो। ये बंदा जो है ना कदर के मुस्तहिक बंदा है। ये आप अगर इसकी किताबें पढ़ें, आप अगर इसके नज़रियात पढ़ें ना, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये बंदा मतलब कितना बड़ा आलिम था अपने ज़माने का। इस बंदे ने मुस्लिम वर्ल्ड को बताया कि भाई साहब कि मदरसे के अलावा स्कूल भी कोई चीज़ होती है, दुनियावी तालीम भी कोई चीज़ होती है। ये तस्वर
इस बंदे ने मुस्लिम वर्ल्ड को दिया है। लेकिन आप इसके साथ हमारा सलूक देख सकते हैं। बेचारे को ना ज़िंदगी में किसी ने अहमियत दी और पूरी ज़िंदगी लोगों ने सताया इसको, और मरने के बाद भी आप इसकी हालत देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शेड टाइप का कुछ बनाया गया है। लगता है यहाँ पर कुछ बनाने वाले हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। और आप यहाँ पर बहुत सारी कब्र देख सकते हैं, और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का कब्र मुतय्यन भी नहीं है कि यहाँ पर 3-4 कब्र है कि इसमें उसका कब्र कहाँ पर है। इसके ऊपर कोई बोर्ड भी नहीं है। बहरहाल अभी मैंने यहाँ पर लोगों से पूछा तो यहाँ के लोगों ने बताया कि जब इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह को यहाँ पर दफन किया गया, उसके बाद कुछ और इस शहर के बड़े बड़े आलिम थे, उनको भी इनके साथ दफन किया गया। बहरहाल अभी मैंने और शेरदिल ने, हम दोनों ने इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह को खुदा हाफिज़ कहा, और अभी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ सीधा मशहद। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ कि यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर मेरा कमरा है, मैं अपने कमरे में जाने वाला हूँ। थोड़ा बहुत कुछ खाने वाला हूँ क्योंकि मैंने आज खाना भी नहीं खाया, और उसके बाद अपने कमरे में पहुँचने के बाद मैं आपको मशहद का जो रिव्यू है, मशहद सिटी का जो रिव्यू है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। गाड़ी को चेक कीजिए यार, पता नहीं मुझे गाड़ियों का शौक कब से होने लगा। मशहद अभी यहाँ से तकरीबन 20-22 किलोमीटर दूर है, लेकिन रश यहाँ से शुरू हो गया है, अभी आप देख सकते हैं। और जैसे जैसे हम शहर की तरफ आगे जाएंगे ना, रश और ज़्यादा होता जाएगा। तो जनाबी वाला मशहद शहर पहुंच गया हूं, और तकरीबन ये जो 30 किलोमीटर सफ़र है ना, ये मैंने तकरीबन 2 से 2.5 घंटों में कवर किया है, क्योंकि रास्ते में रश बहुत ज़्यादा था। और आज मैंने खाने के लिए एक अफ़गानी रेस्टोरेंट का इंतखाब किया है, जो कि यहाँ से तकरीबन अभी 1 किलोमीटर दूर है। और अफ़गानी रेस्टोरेंट का इंतखाब मैंने इसलिए किया है क्योंकि ईरानियों का जो खाना है ना, वो चलू से शुरू होता है और चलू पर ख़त्म होता है। चलू का मतलब है चावल, ठीक है। यहाँ पर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ, वहाँ पर आपको उबला हुआ चावल और उसके साथ कबाब मिलेगा। यहाँ पर वैरायटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है यार। मैं तो कहता हूँ कोई इन लोगों को बताओ कि भाई साहब, दुनिया में दाल भी है, लोबिया भी है, मटर पुलाव भी है, बहुत कुछ है, लेकिन नहीं भाई साहब, इन लोगों का जो किताब है ना, वो चल्लू से शुरू होता है और चल्लू पर ख़त्म होता है। और अभी यहाँ पर भी मैंने काबली पुलाव मंगवाया है, मतलब चावल ही मंगवाए हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान का खाना तो मतलब आप समझ सकते हैं, ज़बरदस्त किस्म का खाना है। ये आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा होटल है, और ईरानी यहाँ के कानों पर, मतलब अफ़गानी कानों पर टूट पड़ते हैं। और मुझे हैरत हो रही है कि पूरी मशहद में मुझे कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं मिला। तो अगर आप में से कोई बिजनेसमैन भाई साहब ये वीडियो देख रहा है, तो भाई साहब मशहद में कोई रेस्टोरेंट बनाइए, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, दुनिया को मतलब बताइए कि भाई साहब हमारे पास बिरयानी है, और भी बहुत कुछ है यार। पाकिस्तान तो मतलब खानों के लिहाज से जन्नत है। तो जनाबी वाला, हमारा खाना आ चुका है, और आप देख सकते हैं बस ये थोड़े से चावल हैं, और इसके अंदर कुछ गोश्त है, और एक नारंज है, और इसके साथ थोड़ा सा सैलड है। बस ये आज हमारे नसीब में लिखा था। और वैसे तो इस होटल में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन भाई साहब ने कहा कि बिल्कुल बस हमारे पास सब कुछ ख़त्म है, और ये भी आधा घंटे में ख़त्म होने वाला है। तो अभी मैं ये खाने वाला हूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह मैं सीधे जाऊँगा अपने होटल में। तो अभी में हम चेक करते हैं इसका खाना। भाई साहब, अफ़गानिस्तान जिंदाबाद और उसकी खाने जिंदाबाद। है बेचारा कह रहे हैं कि पूरा दिन मेरा सेल नहीं हुआ है, मुझसे कुछ ना कुछ ख़रीदो। अभी दूध तो मैं ख़रीद चुका हूँ, हालांकि मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। एक और लेता हूँ, माँ ज़रूरत नहीं, तशक्कुर।
तशक्कुर, खुदा हाफिज। Ya kirami ki kişi tabii şimdi bırak. नहीं नहीं नहीं, है यार, वो क्या कहते हैं, खुदा हाफिज। वो क्या कहते हैं, दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। लो जी, दूसरा भी आ गया। अभी मैं इसके साथ क्या करूं? एक मिनट यार, ये लो बेटा। तशक्कुर तशक्कुर तशक्कुर। और ये दोनों अफ़गानिस्तान से हैं। ईरान में, ताजिकिस्तान में, पाकिस्तान में कोई भी बच्चा अगर आपको सड़क की साइड पर कुछ बेचता हुआ मिले तो समझ लो कि वो अफ़गानिस्तान का है या किसी पाकिस्तानी पश्तून का बेटा है। निकलता हूँ अपने कमरे की तरफ। तो जनाबे वाला, मैं अपने कमरे में पहुंच गया हूं। ये मेरा एक छोटा सा स्वीट है, कमरा है, और आप इसमें देख सकते हैं एक छोटा सा फ्रिज है, एक छोटा सा किचन है, 2 डबल बेड है और एक छोटा सा सोफा है जिसके ऊपर अभी मैं बैठा हूं। इस कमरे के लिए मैंने पे किया है 3 लाख तुमन, और जो खाना मैंने अभी खाया उसके लिए मैंने पे किया है 5 लाख तुमन। और अभी मैं आपको इस शहर के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं जो कि मेरा ख्याल है कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बताऊं। अगर आप इस शहर में टूरिज़्म के लिए आना चाहते हैं, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पे आप नहीं जाना चाहते, आप सिर्फ और सिर्फ इस शहर को देखने के लिए आ रहे हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस शहर में देखने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना टाइम, अपना पैसा बचाइए और ईरान की और बहुत सारे खूबसूरत शहर हैं, वहाँ पर जाए। ये शहर मुझे ज़ाती तौर पे पसंद नहीं आया, इसीलिए मैं आपको भी एडवाइस कर रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो मेरे दोस्त यहाँ पर ज़ियारत के लिए आना चाहते हैं, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पे जाना चाहते हैं, ऐसे दोस्तों को भी मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ। तो मेरे भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने पैसों का ख्याल रखिए और अपनी हिफाजत कीजिए, अपनी चीज़ों की हिफाजत कीजिए। और हाँ, होटलों पर जब आप जाते हैं, टैक्सी वाले के साथ जब आप बैठते हैं तो उसके साथ ठीक ठाक बार्गेनिंग कीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये आप होटल की मेन्यू है, ये आप देख सकते हैं कि ईरानियों के लिए एक रेट है, लेकिन जो हमारी तरह टूरिस्ट है उसके लिए अलग रेट होते हैं। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये जो है ना, हमारे कुछ दोस्तों की एक मुक़द्दस जगह है और हमारे लोगों के जो मजहबी जज्बात होते हैं ना, वो बहुत नाजुक होते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मुझसे कोई नाराज हो जाए। बहरहाल, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, मेरा सच भी आपको पसंद आया होगा। और थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।